चैप्टर 31 कार मॉडिफिकेशन। अब तक आपने जाना, जिसे देखकर आकाश उस विला को खरीदने का मन बना लेता है, और जब सभी उस विला के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि विला बहुत ही खूबसूरत है और विला के बगल में ही एक झील है जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहा था। फिर सभी अंदर जाते हैं और विला को देखते हैं। विला बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से उससे और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब आगे सभी लड़कियां बस उस विला को देखते ही रह गई थी और फिर हर जगह जाकर फोटो खींचने लगी थी। आकाश उस सभी को देखकर बस मुस्कुरा देता है और उस अटेंडेंट से कहता है, मुझे ये विला पसंद आ गया है और मैं इसे खरीदूंगा। वैसे इस विला की कीमत कितनी है? जिस पर वो अटेंडेंट कहती है, सर इस विला की कीमत 50 करोड़ रुपए है। जिसे सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, चलो मैं ऑफिस में जाकर पेमेंट कर देता हूं, और वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी वो अटेंडेंट आकाश से पूछती है, सर आपके चारों फ्रेंड्स का क्या? जिस पर आकाश कहता है, उन सभी को यही रहने दो, मैं अकेले जाकर पेमेंट कर देता हूं। फिर दोनों ऑफिस चले जाते हैं। जब वो लोग ऑफिस में पहुंचते हैं तो एक लड़की उनके पास आती है और उस लड़की से कहती है, तन्वी तुम किसी भी को यहाँ का सबसे महंगा विला दिखाने कैसे ले जा सकती हो? तुम्हें पहले देखना चाहिए कि वो विला ले सकता है भी या नहीं। तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम पहले देख लेना चाहिए कि कोई आदमी वो विला खरीद सकता है या नहीं, तभी तुम्हें उसे विला दिखाने ले जाना चाहिए। वैसे भी तुम यहां नई नई आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं, आइंदा से मेरी बात याद रखना। खैर मैं अभी एक क्लाइंट को विला दिखाने जा रही हूं, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान देना। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है और फिर तन्वी आकाश से कहती है, सर मेरी फ्रेंड की बातों का बुरा मत मानना, वो बस मेरी भलाई चाहती है, इसलिए वो अभी ये सब बातें कह रही थी। जिस पर आकाश कहता है, मुझे तुम्हारी फ्रेंड की बातों का बुरा नहीं लगा, वैसे भी वो तुम्हें ही समझा रही थी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना, वरना तुम्हें किसी न किसी दिन पछताना पड़ेगा। आकाश की बातों को सुनकर तन्वी कहती है, जी सर मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। फिर दोनों रिसेप्शन के पास चले जाते हैं और फिर आकाश पेमेंट कर देता है और फिर आकाश तन्वी से कहता है, तन्वी तुम विला के सारे कागजात पूरा करके मेरे विला में पहुंचा देना। इतना कहकर आकाश अपने कार में बैठकर विला की तरफ चला जाता है। जब आकाश विला के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी लड़कियां बैठकर बातें कर रही हैं। फिर आकाश उन सभी के पास जाकर बैठ जाता है। आकाश को देखकर जिया आकाश से पूछती है, आकाश क्या अब तुम हॉस्टल में नहीं रहोगे? जिस पर आकाश कहता है, जिया मैंने कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ली, इसलिए मैं अभी यही रहूंगा। तुम सभी मेरा इंतजार करो, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूं। इतना कहकर आकाश वहां से बाहर की ओर चला जाता है और फिर आकाश कार के पास जाता है और फिर उसके सभी बाहरी हिस्से को निकाल देता है और कार के सभी हिस्सों में जादुई मंत्र और जेड ताबीज डाल देता है और कार को पहले के जैसे सेट कर देता है। इन सभी कामों को करने में आकाश को 1 घंटे का समय लग जाता है और फिर आकाश विला के अंदर आ जाता है। तभी आकाश को देखकर किंजल कहती है, बॉस आप कहाँ चले गए थे? जिस पर आकाश कहता है, किंजल वो मैं कार में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा था। जिसे सुनकर सभी पूछते हैं, कैसी मॉडिफिकेशन? जिसे सुन आकाश कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने कौन सी मॉडिफिकेशन की है और फिर हम सब डिनर करने चलेंगे। फिर सभी कार के पास चले जाते हैं और फिर वहां जाके एजे कहती है, बॉस आपने कार में कौन सी मॉडिफिकेशन की है? ये कार तो पहले जैसे ही दिख रही है। जिस पर आकाश कहता है, पहले तुम कार में तो बैठो, फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर सभी कार के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कार में पीछे एक और सीट लगी हुई थी। जिसे देखकर निधि कंफ्यूजन के साथ पूछती है, आकाश तुमने जब कार लिया था तो इसमें सिर्फ आगे और पीछे सिर्फ 5 लोगों के लिए सीट थी और पीछे एक भी सीट लगाने के लिए जगह नहीं थी, पर तुमने इसे कैसे फिट किया? जिस पर आकाश कहता है, चेतन कार के स्टोरेज प्लेस को बंद करो। आकाश ने इतना ही कहा था कि कार के पीछे का सीट गायब हो जाता है और कार पहले के जैसे हो जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन बाकी तीनों को तुरंत समझ आ जाता है कि यहां क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें आकाश ने बहुत सी बात पहले ही बता दिया था। लेकिन जिया बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और अपने आंख को मसल कर देखती है और फिर आकाश से पूछती है, आकाश ये सब कैसे हुआ? जिस पर आकाश कहता है, जिया तुम पहले कार के सभी मॉडिफिकेशन को देख लो, फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। चैप्टर 32 सुपर कार। फिर आकाश कार में बैठ जाता है और उसके पीछे तीनों लड़कियां कार में बैठ जाती है। जब जिया सभी को कार में बैठा देखती है तो वो भी कुछ झिझक के बाद कार में बैठ जाती है और फिर आकाश कार को चालू कर देता है और फिर आकाश कार को सीधे पास के एक जंगल के रास्ते में ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान था। उसमें एक भी गाड़ी चल नहीं रही थी।
वहां जाकर जिया आकाश से डरते हुए पूछती है, आकाश, तुमने हमें इस जगह पर क्यों लाया है? जब जिया ने पहली बार कार में स्पेस को कम ज्यादा होते हुए देखी थी तो उसे घबराहट हुई थी कि कहीं कार में कोई भूत तो नहीं है। इसलिए लिए ही जिया ने जब आकाश को उन्हें एक सुनसान इलाके में लाते हुए देखी तो उससे ये सवाल पूछती है। जब आकाश जिया का सवाल सुनता है तो आकाश कहता है, चलो देख लो कि मैं तुम लोगों को यहां क्यों लाया हूं। इतना कहकर आकाश चेतन, कार का एआई, से कहता है, चेतन टर्बो स्थित ऑन। आकाश के इतना कहने पर ही कार की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कार कुछ ही पलों में एक खाई के पास पहुंच जाती है। जब सभी ने देखा कि वो सीधे खाई की तरफ जा रहे हैं तो सभी लड़कियां अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी आकाश कहता है, चेतन फ्लाइंग मोड ऑन एंड इनविजिबल मोड ऑन। आकाश के इतना कहते ही कार उस खाई के ऊपर उड़ने लगता है और गायब होने के कारण अगर वहां से कोई भी व्यक्ति गुजर रहा होगा तो कार को उड़ते हुए नहीं देख पाएगा। जब चारों लड़कियों को महसूस होता है कि वो अब तक खाई से नीचे नहीं गिरे हैं तो वो अपनी अपनी आंखों को खोलती है और जब वो चारों बाहर के नजारे को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो हवा में थी और कार उड़ रहा था। तीनों लड़कियों को पता था कि हवा में उड़ा जा सकता है और आकाश ने ही किसी तरीके से कार को हवा में उड़ाया है। इनका पता चलते ही तीनों लड़कियां अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगती है और जब जिया उन तीनों को ऐसा बर्ताव करते हुए देखती है तो जिया और भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब कैसे हो रहा है और ये तीनों इतने शांत कैसे हैं जैसे ये सब वो रोज ही देखते हैं। जिया इसी कंफ्यूजन के साथ कहती है, तुम सभी इतने शांत कैसे हो और ये कार ऐसे हवा में उड़ क्यों रहा है, तुम लोग मुझे बता सकते हो? जिस पर आकाश कहता है, जिया तुम शायद नहीं जानती हो कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आम इंसान से अलग होते हैं, जिनमें वैम्पायर, वेयरवुल्फ, क्षमता वाले इंसान और साधक, जो इन चारों में से सबसे ताकतवर होता है और साधक जीवन काल के मामले में लगभग अमर होता है और हम चारों साधक हैं। फिर आकाश जिया को समझाने लगता है कि कैसे ये कार उड़ रही थी और बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही थी। आकाश के समझाने पर जिया समझ जाती है कि क्यों ये कार इतनी अलग थी। जिया के मन में आकाश की बातों को सुनकर एक साधक बनने का मन करता है, लेकिन जिया आकाश से इस बारे में कैसे बात करे ये समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी जिया और आकाश रिलेशनशिप में नहीं आए थे। भले ही जिया अब आकाश से पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आकाश भी उसे पसंद करता है या नहीं। तभी आकाश कार को मोड़ता है और फिर कार को जमीन पर लाकर चलाता है और जब जंगल का रास्ता खत्म होने वाला था तो आकाश कार के स्पीड को कम कर देता है, जिससे आकाश की कार नॉर्मल रफ्तार से चलने लगती है और फिर आकाश एक रेस्टोरेंट के सामने कार को रोकता है। फिर सभी कार से निकलकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और फिर सभी अपने अपने लिए मेन्यू को देखने के बाद ऑर्डर करते हैं। कुछ देर में सभी का ऑर्डर आ जाता है और फिर पांचों खाना खाने लगते हैं। आकाश खाने में मग्न था, लेकिन चारों लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर में आकाश को तिरछी आंखों से देखती थी। तभी सभी की नजर एक दूसरे से पड़ती है और फिर सभी ऐसा दिखाते हैं कि वो आकाश की तरफ नहीं देख रहे थे और अपने अपने खाने पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन सभी को पता था कि वो सभी आकाश को चुपके से दे रहे थे। वो सभी खाना खा ही रहे थे कि तभी आकाश का फोन बजने लगता है तो आकाश फोन उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप की आवाज आती है, आकाश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जिस पर आकाश कहता है, बोलिए प्रिंसिपल सर, आपको मुझसे क्या बात करनी है? चैप्टर 33। आकाश अपने माता पिता के साथ चला गया। आकाश, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सुनील और गीता के बेटे हो। जिस पर आकाश वो कहता है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर कहते हैं, आकाश, मैंने सुनील और गीता को तुम्हें छुट्टी देने से मना कर दिया था, लेकिन वो तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल के रूम में गए थे तो तुम वहां नहीं मिले। तो उन्होंने तुम्हारे रूममेट से पूछा तो उन दोनों को पता चला कि तुम्हें कुछ दिन का छुट्टी मिल गई है। जिसके बाद वो दोनों मेरे ऑफिस आए थे तो मैंने उन्हें बहाना बनाकर बताया कि तुम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए ही मैंने उनसे झूठ बोला था। आकाश, तुम्हारे माता पिता अभी ही मेरे ऑफिस से निकले हैं और जल्द ही तुम्हें फोन करेंगे, इसलिए मैं अभी फोन काटता हूं। इतना कहकर प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप फोन काट देते हैं, जिसके तुरंत बाद ही आकाश का फोन फिर से बजने लगता है और जब आकाश अपने फोन की स्क्रीन में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी माँ गीता जी का कॉल है। फिर आकाश तुरंत ही कॉल उठा लेता है और दूसरी तरफ से गीता जी की आवाज आती है, आकाश बेटा तुम कहाँ हो? जिस पर आकाश कहता है, मॉम मैं अभी अपने कुछ दोस्तों के साथ अभी बाहर हूं और फिर कॉलेज चला जाऊंगा। जिसे सुनकर गीता जी कहती है, आकाश हम तुम्हारे कॉलेज गए थे और हमें पता चल गया है कि तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी मिल गई है। जिस पर आकाश कहता है, हाँ मॉम मुझे छुट्टी मिल गई है और अभी घर आने ही वाला था, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया। जिस पर गीता जी कहती है, आकाश तुम अभी कहाँ हो?
हम वही आ रहे हैं, जिस पर आकाश उन्हें एड्रेस बता देता है और फिर फोन काट देता है। फिर किंजल की तरफ देखते हुए कहता है, किंजल तुम चारों मेरे कार को लेकर चले जाओ और तुम तीनों को उनकी जगह पर छोड़ देना और फिर कार को अपने साथ ले जाना, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे लेने आ रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ ही जाऊंगा। और फिर सभी अपना खाना खा के बाहर चले जाते हैं और चारों लड़कियां कार में बैठकर इंतजार करने लगती है। कुछ देर में कुछ कार आकाश के पास रुकती है और उसमें से पहले बॉडी गार्ड्स निकलते हैं और उसके बाद सुधीर और गीताजी निकलते हैं और फिर आकाश के पास जाकर उसे गले लगा लेते हैं, जिसके बाद सभी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें देखकर किंजल कहती है, निधि और एजे ये तो मिस्टर और मिसेस सिंह हैं, लेकिन वो बॉस को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? जिस पर निधि कहती है, किंजल तुम कैसे भूल सकती हो कि नंदिनी ने हमें क्या बताया था कि कल ही उसके चाचा चाची का खोया हुआ बेटा मिला है। जिस पर किंजल कहती है, तभी तो जब विक्रम चौहान ने धवल सिन्हा का इलाज करने के लिए बॉस को कहा तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने धवल सिन्हा का इलाज करने से क्यों मना कर दिया। नंदिनी ने हमें बताया था कि उसके चाचा के बेटे के साथ 14 साल पहले क्या हुआ था। बॉस उसी कारण पूरे सिन्हा परिवार से नाराज थे और इसीलिए बॉस ने धवल सिन्हा का इलाज करने से मना कर दिया था। जिसे सुनकर निधि और एजे कहती है, क्या बॉस एक डॉक्टर भी है? जिस पर किंजल कहती है, बॉस ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक दिव्य डॉक्टर है। उन्होंने विक्रम चौहान को सिर्फ आधे घंटे में ठीक कर दिया और जब वो इलाज करवा के बाहर आए तो वो पहले से जवान दिखने लगे थे। किंजल की बात सुनकर जिया करती है, तुम्हारे बॉस के पास बहुत सी स्किल है। जिस पर तीनों लड़कियां एक साथ कहती है, बॉस के पास और क्या क्या कर सकते हैं। जिस पर जिया अपने फोन में आकाश के पेंटिंग करने और जितार बजाने वाले वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर तीनों लड़कियां एक साथ कहती है, बॉस हर चीज में सबसे बेस्ट है, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ और, बॉस का सभी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जिस पर सभी बोले, इसमें कोई भी शक नहीं कि आकाश सबसे बेस्ट है। फिर चारों वहां से निकल जाती है। किंजल पहले निधि और एजे को उनके घर छोड़ देती है और जिया को उसके यूनिवर्सिटी छोड़ने चली जाती है। जब वो दोनों जा ही रहे थे तो किंजल जिया से पूछती है, वैसे जिया मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम और बॉस कैसे मिले। जिस पर जिया कहती है, किंजल मैं और आकाश पहली बार यूनिवर्सिटी के गेट के पास मिले थे। उस वक्त मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी क्योंकि वो मुझे चिट कर रहा था। तभी मैंने उसे सबक सिखाने के लिए मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चैलेंज दे दिया कि मैं वही तुरंत अपना नया बॉयफ्रेंड बना लूंगी। चैप्टर 34 आकाश का घर। और मैं इधर उधर देखने लगी, तभी मेरी नजर सबसे पहले आकाश पर पड़ी और मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहा, लेकिन उसने मुझे मना करके वहां से चला गया। कोई और लड़का होता तो वो तुरंत मान जाता, लेकिन आकाश दूसरों से अलग है। जिस पर किंजल भी कहती है, जिया तुमने ठीक कहा, बॉस सबसे अलग है। जिया ने ये देख लिया था कि जब उसने अपने और आकाश के मुलाकात के बारे में बताया तो किंजल की आंखों में जलन के भाव साफ नजर आ रहा था। लेकिन जिया किंजल से कुछ नहीं कहती है और कुछ देर में किंजल और जिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं और जब सभी स्टूडेंट एक लग्जरी कार को यूनिवर्सिटी के सामने देखते हैं तो वो आपस में कहते हैं, ये तो नई लॉन्च हुई कार एक Z+ है। जो सिर्फ 10 ही बने हैं। तभी वो देखते हैं कि उस कार से एक लड़की निकलती है, जिसे देखकर एक लड़की जोर से बोलती है, ये तो जिया है। पर वो इस कार में क्या कर रही है और उस कार को कौन ड्राइव कर रहा है? वो लड़की ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि किसी ने भी कार के अंदर किंजल को नहीं देखा था। और फिर किंजल कार चालू करके वहां से चली जाती है और फिर जिया यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड्स दिखती है तो वो अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। जब जिया अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचती है तो उनमें से एक लड़की जिया से पूछती है, जिया अभी तुम जिस कार में आई थी वो किसकी थी? जिस पर जिया इतराते हुए कहती है, वो का मेरे नए बॉयफ्रेंड की है। जिसे सुनकर वो सभी एक साथ कहती है, जिया क्या तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है? वैसे अच्छा भी है कि तूने बॉयफ्रेंड बना लिया, अब तू उस बेचारे आकाश के पीछे नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तू उसे सिर्फ रोहन को सबक सिखाने के लिए बलि का बकरा बना रही थी, अब वो शांति से रह सकेगा। जिया अब तू आकाश को परेशान मत करना, वैसे भी बेचारा गरीब है और तेरा और उसका कोई मैच नहीं है। जिया को रोहन का नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है और फिर जब उसकी फ्रेंड्स आकाश के बारे में उसे समझाती है तो जिया का मुंह बन जाता है, जिसे देखकर जिया की सभी फ्रेंड्स हंसने लगती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, जिया तुमने हमें ये बताया ही नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। जिसे सुनकर जिया थोड़ा सोचने का नाटक करती है और फिर कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड एलेक्स है। जिसे सुनकर जिया की तीनों फ्रेंड्स एक साथ कहती है, हमें तो पता ही था कि तुम्हारा और प्रोफेसर एलेक्स के बीच चक्कर चल रहा है, क्योंकि जब टीचर एलेक्स ने हमें उन गुंडों से बचाया था तो तुम कैसे उनके गले लग गई थी और बच्चों की तरह उनके साथ जाने की जिद करने लगी थी।
जिसे सुनकर जिया का मुंह बन जाता है और जिया की सभी फ्रेंड्स उसे देखकर हंसने लगती है। जब आकाश ने उन चारों को बचाया था तो उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था, जिससे तीनों लड़कियों ने सिर्फ आकाश को प्रोफेसर एलेक्स के रूप में पहचाना था। और जब जिया ने आकाश से बात की थी और उसका असली नाम लिया था तो उसने बहुत ही धीरे आवाज में कहा था, जिसे जिया की फ्रेंड्स नहीं सुन पाई थी और उन्हें पता नहीं चला कि आकाश ही प्रोफेसर एलेक्स है। जिसके बाद जिया कहती है, तुम सभी मुझे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि एलेक्स मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। जिस पर जिया की तीनों फ्रेंड्स एक साथ कहती है, हाँ बाबा हो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि प्रोफेसर एलेक्स को तूने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। जिसे सुनकर जिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और जिया के गाल को लाल होते देखकर उसकी तीनों फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगती है। वहीं दूसरी ओर आकाश अब अपने घर के सामने पहुंच गया था। फिर सभी कार अंदर चले जाते हैं और फिर सभी बाहर आ जाते हैं। जब आकाश अपने घर को देखता है तो उसे अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती है कि कैसे वो अपने घर के गार्डन में खेला करता था। तभी एक औरत आकाश के पास आती है और आकाश के चेहरे को छू कर कहती है, तुम आकाश हो ना। आकाश उस औरत को पहचान जाता है। वो उसकी मां की सबसे अच्छी दोस्त थी जो उसे बहुत पसंद करती थी और बचपन में उन्होंने ही आकाश को संभालती थी जब उसकी मां बिजनेस के काम से ऑफिस जाती थी। उनकी बात को सुनकर आकाश उन्हें कहता है, हाँ मैं आकाश हूं, नीलम आंटी। जब आकाश उन्हें उनके नाम से बुलाता है तो वो बहुत खुश होती है और कहती है, आकाश तुमने मुझे पहचान लिया। और इतना कहकर आकाश को गले लगा लेती है। आकाश को गले लगाते समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैप्टर 35 आकाश का कमरा। फिर आकाश उनसे दूर होकर उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, नीलम आंटी आप ऐसे रोइए मत, देखो मैं वापस आ गया हूं। जिसे सुनकर नीलम जी खुश होते हुए कहती है, हाँ आकाश तुम अब वापस आ गए हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। गीता और सुनील जी आकाश और नीलम जी को ऐसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नीलम ने आकर को बचपन में अपने बच्चे की तरफ प्यार किया था और जब आकाश के साथ वो हादसा हुआ था तो नीलम जी भी गीता जी की तरह बहुत दुखी हुई थी। जिसके बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं और फिर गीता जी और नीलम जी आकाश को पूरा घर दिखाने लगती है और फिर वो आकाश को उसके कमरे में ले जाती है। जब आकाश अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके बचपन में था। फिर आकाश अपने कमरे के सभी चीजों को देखने लगता है, जिसे देखकर गीता जी कहती है, आकाश बेटा हमने तुम्हारे कमरे को वैसा ही रखा है जैसा बचपन में था, इसमें से किसी भी चीज को हमने हटाया नहीं है। आकाश को पहले से ही पता चल गया था कि उसके कमरे की हर चीज उसके बचपन की है, क्योंकि उसे सभी चीजों में अपनी आभा महसूस हो रही थी। जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं और फिर सभी सोफे में बैठ जाते हैं और फिर सुनील जी एक आदमी को बुलाते हैं और फिर आकाश से कहते हैं, आकाश बेटा ये पंकज है। पंकज मेरा चीफ सिक्योरिटी गार्ड और मेरे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है और पंकज अब से तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जिस पर आकाश कहता है, ठीक है पापा, लेकिन मुझे पंकज अंकल से कुछ बात करना है। जिस पर सभी मान जाते हैं और फिर आकाश और पंकज गार्डन में चले जाते हैं और फिर वहां जाकर आकाश पंकज के सिर पर हाथ रखता है और उसके दिमाग में एक सिल लगा देता है और फिर पंकज के सिर से अपना हाथ हटाकर कहता है, पंकज अंकल मैंने आपके दिमाग में एक सिल लगा दिया है जिससे आप मेरे किसी भी आदेश को नहीं टालेंगे और मैं आपके मेमोरी को भी कंट्रोल कर सकता हूं। आकाश की बातों को सुनकर पंकज हंसने लगता है और फिर आकाश से कहता है, कोटे बॉस आप मेरे साथ मजाक मत करिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे जो कहेंगे वो मैं बिना सोचे कर दूंगा। तभी आकाश अपना हाथ हिलाता है और फिर पंकज के सिर में जोर से दर्द होने लगता है और फिर आकाश पंकज से कहता है, पंकज अंकल आप ये याद रखना कि अगर आप मेरे किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे तो आपके सिर में ऐसा ही दर्द होगा और मैं आपके जीवन और मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता हूं। और मेरी एक और बात याद रखना कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतना कहने के बाद आकाश हवा में उड़कर घर की तरफ जाने लगता है। आकाश ने पंकज के ऊपर इल्यूजन का उपयोग किया था जिससे पंकज को आकाश उड़ता हुआ दिखाई देता है और फिर जब आकाश अंदर आता है तो सुनील जी आकाश से कहते हैं, आकाश बेटा तुम्हें पंकज से क्या बात की है। सुनील जी इतना बोले ही थे कि तभी पंकज आकाश के पीछे आ जाता है। अपने पापा के पूछने पर आकाश कहता है, पापा वो मैं बस पंकज अंकल से मुझे लड़ना सिखाने के लिए कह रहा था। जिसे सुनकर सुनील जी पंकज की तरफ देखते हैं तो पंकज भी कहता है, हाँ सर छोटे बॉस मुझे उनको लड़ना सिखाने के लिए कह रहे थे। जिसे सुनकर सुनील जी कहते हैं, पंकज तुम कल से आकाश को लड़ना सिखाओगे। जिस पर पंकज कहता है,
तभी नीलम जी आकाश से कहती है, आकाश तुम किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, नीलम आंटी मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं। जिसे सुनकर नीलम जी खुश होते हुए कहती है, आकाश मेरी बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, बी.कॉम फर्स्ट ईयर में। तभी आकाश कहता है, वो चिंकी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, नीलम आंट मैं भी बी.कॉम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन मैं चिंकी नाम के किसी भी लड़की को मेरे क्लास में नहीं देखा है। जिस पर नीलम जी कहती है, आकाश वो इसलिए क्योंकि उसका असली नाम चिंकी नहीं बल्कि जिया मल्होत्रा है। जिसे सुनकर आकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नीलम जी आकाश के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर कहती है, आकाश क्या तुम्हारे और जिया के बीच कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? जिस पर आकाश कहता है, नहीं नीलम आंटी, मेरे और जिया के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है तो सभी की नजरें दरवाजे की ओर चली जाती है। तभी बाहर से जिया और माही अंदर आते हैं।